हेलो एवरीवन। मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम भाग 1 देखेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो कि पॉलिटी के हैं, जो कि अंग्रेज़ों के समय में जो भी राज्य व्यवस्था की गई थी उन सब बारे में, जो भी एक्ट आए थे उन सब के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के तहत उसके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1774, चार्टर अधिनियम 1793, भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हम आपको बता दें कि जो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वायसराय थे, और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हम आपको बताते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्लियर? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तथा इसमें क्या हुआ और इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया गया? मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। पहले क्या था कि मुंबई, मद्रास और बंगाल तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग थी, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तीनों प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और इसके तहत एक ऐसी सरकार का गठन किया गया जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो संयुक्त रूप से अपनी सत्ता का उपयोग करते थे। क्लियर? इससे आपको क्लियर हो गया कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, और वह मुंबई और मद्रास के गवर्नर भी उनके अधीन थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इसकी स्थापना की गई थी। हम आपको बता दें कि इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 4 न्यायाधीश थे, और मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा इम्पे, और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, यानी कि वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते, सिर्फ वो कंपनी का ही व्यापार करेंगे। कंपनी जो व्यापार कर रही है, कंपनी जो शासन कर रही है, उसी वही करेंगे। अपने उसके अलावा अपना कोई व्यापार नहीं कर सकते। तथा भारतीय लोगों से उपहार, अगर कोई राजा हुआ, कोई गिफ्ट दिया वहाँ का, तो उनसे गिफ्ट लेना मना था। हम आपको बता दें, इसके तहत राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। जो भी सैन्य मामलों की जानकारी थी, नागरिक और राजस्व मामले की जानकारी थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको देना आवश्यक कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार को आवश्यक कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया? अभी तक 1773 में क्या था? मुंबई और मद्रास को किसके अधीन किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था। लेकिन अब यहाँ पे बिहार और उड़ीसा की बात आती है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें दिया नहीं है, ऑप्शन 1781।
1781 यानी कि 81, 1781 में का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत क्या किया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार किसे दे दिया गया? कलकत्ता की सरकार को दे दिया गया। और इस एक्ट के को रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। किस एक्ट को? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो एक्ट ऑफ 1774 दिया हुआ, 1774 ना होके 1781 होगा। क्लियर? 1781। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को किस एक्ट के तहत भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चार्टर अधिनियम 1793 के तहत यह व्यवस्था की गई कि जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा उनके जो कर्मचारी हैं उसका वेतन भारतीय राजस्व, जो भारत से राजस्व ब्रिटेन एकत्रित करता है, उस राजस्व से उनका वेतन दिया जाए, ना कि ब्रिटेन से उनका वेतन दिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 20 वर्षों के लिए कंपनी के जो अधिकार था उसे बढ़ा दिया गया। आपको बताते हैं कि जो यह एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट, इसके तहत कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया। क्या किया गया? एकाधिकार को छीन लिया गया। परंतु चीन के साथ जो व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार था, उसके लिए 20 वर्षों तक एकाधिकार प्राप्त रहा, और भारत के लिए एकाधिकार छीन के उसके सिर्फ अधिकार को बढ़ाया गया 20 वर्षों के लिए। क्लियर? यहाँ पे क्या किया गया? 20 वर्षों के लिए उनके कंपनी के अधिकारों को बढ़ाया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, और चीन और पूर्वी देशों के साथ उनके व्यापार को, एकाधिकार को कायम रखा गया। यहाँ क्लियर होता है, क्या क्लियर हो रहा है कि भारत के एकाधिकार को छीन लिया गया था, भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार छीन लिया गया था। मतलब कि पहले क्या था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, लेकिन इस एक्ट के बाद जो भी ब्रिटिश और दूसरी जनता है वो भी भारत के साथ आके अपना कंपनी बैठा के व्यापार कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति प्रदान की गई? तो इसका आंसर भी वही है, 1813 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। इसके पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति नहीं थी, सरकारी अनुमति नहीं थी। हम आपको बताते हैं कि इस अधिनियम में यह कहा गया कि ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत की सुविधा प्रदान की गई। ठीक है, भारत आने की सुविधा प्रदान की गई। पहले आपको ब्रिटिश सरकार से आज्ञा प्राप्त करनी होगी, उसके बाद भारत आएंगे ईसाई पादरी। इसके पूर्व जो भी था 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति नहीं दी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार, यानी पहले क्या था, कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आई थी। आपको पता होना चाहिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत क्या करने आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने आई थी, न कि यहाँ पे शासन करने। लेकिन 1833 में जो चार्टर अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आपको हमने बताया था कि 1813 में 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार को बढ़ाया गया था, लेकिन 1833 में क्या हुआ, कंपनी के इस अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का एकमात्र कार्य क्या रह गया था? ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करना। अब कंपनी क्या कर रही थी? शासन कर रही थी। पहले क्या कर रही थी? व्यापार करने में ही इतना बड़ा शासन कर लिया उन्होंने, बेवकूफ़ बना के भारतीयों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1833 के तहत विधि आयोग का गठन किया गया। हम आपको बताते हैं कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 में विधि आयोग का गठन किया गया था, और मुंबई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया था। क्या हुआ था?
इसमें कि जो विधि निर्माण की शक्तियाँ मुंबई और मद्रास को भी थी, जिससे कि अब वो विधि निर्माण नहीं कर सकते हैं, बस वो जो कानून बना है उसका अनुपालन कराएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1843, 1843, वर्ष 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। हम आपको बताते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा की विधि विरुद्ध घोषित किया गया था। कब, किस अधिनियम के तहत विधि विरुद्ध घोषित किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दो क्वेश्चन इसमें बन सकता है। एक क्वेश्चन बनता है कि दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1843 में उन्मूलन किया गया। लेकिन इसे विधि विरुद्ध कब, यानी कि इसे कानून के विरुद्ध कब घोषित किया गया दास प्रथा को? तो यह वर्ष 1833 में इसे विधि के विरुद्ध घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल स्थान या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया? तो इसका राइट आंसर है वही ऑप्शन नंबर थर्ड, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जन्मस्थान, मूल स्थान या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना प्रारंभ किया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था। आपको पता है कि 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। इस क्वेश्चन को याद करिएगा, तो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट फोर्थ, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत कंपनी गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत गवर्नर के परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। तो आप यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विधान पार्षद कब जोड़े गए थे? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के साथ विधान पार्षद जोड़े गए थे। कितने विधान पार्षद जोड़े गए थे? 6 विधान पार्षद जोड़े गए थे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। जो भी बचे हुए पॉलिटी के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस के साथ हम आपको कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।